आज अपन साइकेट्रिक के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जो आमतौर पे गर्ल्स के अंदर पाया जाता है, या तो उनकी टीन एज के दौरान या फिर किसी सेलिब्रिटी पोस्ट पे पहुंचने के दौरान। उसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी वो डिसऑर्डर जो आपके खाने पीने से संबंधित है, ये वो डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ज्यादा ना खा लिया, कहीं वो ज्यादा फैटी तो नहीं हो गए, उसकी वजह से अगर उन्होंने ज्यादा खा लिया तो वो उंगली डाल के वोमिटिंग कर देंगे, खुद को जानबूझ के अपने स्टमक को एम्प्टी करेंगे, या फिर कहीं मोटी ना हो जाए उसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपनी डेली कैलोरी के हिसाब से खाना नहीं खाएंगे और उसकी वजह से उनको वो क्या रहेंगे, बिल्कुल थिन या बिल्कुल पतले। तो इस डिसऑर्डर के बारे में बात करने चलते हैं अपन, दैट इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो अपन इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इस डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स क्या है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बॉडी वेट, यानी ऐसे पेशेंटों का हमेशा क्या होंगे, लो बॉडी वेट। जैसे उनकी बीएमआई या बीएमआर है उनके हिसाब से उनका बॉडी वेट, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका बॉडी वेट क्या होगा, कम होगा। रेस्ट्रिक्शन एंड फियर ऑफ गेनिंग वेट, हमेशा उनको ये डर लगा रहेगा कहीं वो मोटे तो नहीं हो रहे, कहीं उनका वेट तो नहीं बढ़ रहा है और कहीं तो वो फैटी तो नहीं हो रहे, ऐसा डर उनको लगा रहेगा और हमेशा उसके रेस्ट्रिक्शन में रहेंगे। एंड विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम थिन, और वो हमेशा यही चाहेंगे मैं कैसे भी करके पतली हो जाऊं या पतला हो जाऊं। ये सारी चीजें हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है। पहला, अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी उनके ब्लड रिलेटिव है तो उनमें 12% ज्यादा चांसेस है उस बीमारी के वापस उनको होने के, क्योंकि ये क्रोमोसोमल 48 पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं ये जेनेटिक कोज भी करता है। डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमिक रीजन, जो उनका हाइपोथैलेमिक रीजन है वो भी उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा और उनमें ये डिसऑर्डर होने के चांसेस रहेंगे। सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन ऐसे ट्रांसमीटर्स है, उनके डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है। इनहिबिट फीडिंग पैटर्न, इनहिबिट का मतलब ये अपने जो पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसके पैटर्न में बदलाव लेके आते हैं। जैसे कि आमतौर पे सुबह उठते ही चाय के साथ आपको ब्रेकफास्ट करना, 1-2 बिस्किट ले लिया, 2 ब्रेड ले लिया, दोपहर को फिर आपने खाना खाया, फिर वापस आपने खाना खाया, फिर वापस 5 बजे के आसपास आपने चाय ली, बिस्किट खाया और रात को सोते टाइम आपने वापस खाना खाया। तो इनका ऐसा हिसाब होता है कि ये दिन में जितना हो सके उतना कम खाना खाया, जिस दिन में एक बार खाना खाया, हल्की डाइट ले ली, तो ये चीजें इनमें देखने को मिलती है। अगर साइकोलॉजिकल अगर इनके अंदर देखें फैक्टर कि साइकोलॉजिकल थ्योरी की वजह से क्या क्या होता है कि इनमें लो सेल्फ स्टीम होती है, ये उनकी आत्मविश्वास बिल्कुल कम होता है और आत्मनिर्भर भी ये बहुत कम होते हैं और अपनी वैल्यू हमेशा सब जगह कम आंकते हैं कि नहीं मेरी क्या वैल्यू है यहाँ पे। तो सेल्फ स्टीम इनमें लो होती है और सेल्फ वर्थ भी इनमें लो होती है। रैपिड ग्रोथ, और साथ ही साथ उनको ऐसा हमेशा फील होता है कि वो एकदम मोटे तो नहीं हो रहे, कल उनका वजन इतना कम था, यानी पर घंटे या पर डेली ये क्या करेंगे, अपने बॉडी वेट को क्या करेंगे, आकलन करेंगे कि कल मैं पतली थी या पतला था, आज मैं फिर देखो मोटा हो गया, कल से ज्यादा आज मोटा दिख रहा हूँ, ये भी इनको डाउट रहता है। टू कंट्रोल इमोशंस, ये हमेशा क्या करते हैं, अपने कंट्रोल के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं कि कहीं ये एक्सेसिव ना हो जाए। डिनाइल हंगर, ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये जब भी इनको बोलेंगे क्या भूख लगी है, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, हमेशा भूख को डिनाइल करेंगे और कभी नहीं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि मैंने अभी खा लिया तो मेरा और बॉडी वेट बढ़ जाएगा। और इमोशनली और फिजिकली ये क्या होते हैं, एब्यूज होते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिनको बार बार टोका जाता है या इमोशनली टॉर्चर किया जाता है या फिर फिजिकली अब्यूज, उनका रेप, उनको एब्यूज करना, मारपीट करने वाले लोगों के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। सोशल विड्रॉल, सोसाइटी के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर होता है जिसकी वजह से खुद को थिन ये कोज होने के चांसेस होते हैं। जैसे मॉडर्न कल्चर, आजकल हर कोई किसी न किसी हीरोइनी या हीरो के पीछे, उनके बॉडी शेप के पीछे वो दौड़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या वो भी चाहते हैं कि मैं उनकी तरह दिखूं, और तो दिखने के चक्कर में वो खाना नहीं खाते और उनके अंदर मूड ये ईटिंग डिसऑर्डर आता है, कम खाऊं और पतला हूं। वेस्टर्न कल्चर वही सेम चीज है उनके रिगार्डिंग। पीयर प्रेशर, अगर आपका ग्रुप बना है वो सब पतले हैं या आपकी बॉडी फिजिक उनके बिहाफ में ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो प्रेशर करेंगे या बार बार आपको टोकेंगे या मोटू मोटू, तो फिर उसके चक्कर में क्या आप भी क्या करोगे, ईटिंग डिसऑर्डर, कम खाना शुरू कर दो क्योंकि आपके पीयर ग्रुप वाले आपको टॉर्चर करते हैं। हैबिचुएटेड टू जंक फूड, ऐसे लोग क्या होते हैं कि जंक फूड खाने के आदी होते हैं तो उसकी वजह से भी ये होता है कि नहीं मैं जितना हो सके कम खाऊं।
मैरिड प्रॉब्लम और डिफ्यूज्ड, आपकी अगर शादीशुदा लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी खाना, जब भी किसी प्रकार का प्रेशर या डिप्रेशन या एंजाइटी होगी तो ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म रेट डाउन हो जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा करने का कॉज बनती है। इसकी वजह से डिक्रीज आईपीआर, लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और साथ साथ आपकी फैमिली के साथ भी उसकी वजह से आपके रिलेशन खराब होंगे, और बॉडी इमेज इनको ये बहुत मायने रखती है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान ये देते हैं। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर ये ज्यादा देखा गया है कि जो लोग, यानी अपन बात करें कि जो लोग इनमें फियर बिकम ओबेस, हमेशा डर रहता है कि कहीं ये मोटे तो नहीं हो रहे हैं, या इनका जो बॉडी वेट होता है वो आमतौर पे क्या होता है 15% कम होता है, उनकी बीएमआई या बीएमआर के हिसाब से उनका नॉर्मल जितना बॉडी वेट होना चाहिए उससे क्या होता है 15% कम होता है, जो उनका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। और अनएक्यूरेटली बॉडी इमेज परसीव, ये हमेशा अपनी बॉडी को क्या है अनएक्यूरेट, सही तरीके से नहीं मापेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा पतले हैं उनको बोलेंगे तू इतना अपना क्यों बॉडी पतली कर रहे हो या क्यों इतना प्रॉब्लम झेल रहे हो, वो कहेंगे नहीं नहीं ये मेरे लिए सही है। हमेशा कुछ ना कहीं डेंजर जोन में ना चले जाए, उसकी वजह से भी ये क्या करेंगे, खुद को कम आंकेंगे। परस्यू टू थिन, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को चाहने की इच्छा, तो परस्यू टू थिन, हमेशा वो चाहेंगे कि मैं पतला हो जाऊं या पतली होने की चाह। और जो उनका डेली इंटेक होता है वो 600 to 1000 कैलोरी होता है, बल्कि आमतौर पर इससे ज्यादा होना चाहिए। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी, ऐसे लोग जब कम खाना खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा और उनकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होगा और उनको फीकल पास बहुत लेट होगा, उनकी दिनचर्या में उनकी फीकल का टाइमिंग डिफरेंट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसकी वजह से उनकी बीपी डिक्रीज होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, एमनोरिया फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा, और वोमिटिंग भी होगी, और एब्यूज लेक्सेटिव, क्योंकि जब उनका पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो वो चाहेंगे जल्दी जितना खाया है लेक्सेटिव लूं, पेट साफ हो, जिससे क्या वो पतले रहे, और उसकी वजह से ज्यादा लेक्सेटिव एब्यूज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोकैलियम है जो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक या डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये भी रीजन होता है। और हार्मोनल एबनॉर्मलिटी भी इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखी गई है, और फील फैटी, ये हमें सबने आपको क्या है मोटा आंकेंगे। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में जब पूरा उनके ईटिंग डिसऑर्डर पे है तो पूरी की पूरी जांचें होगी, जिसमें पूरे ब्लड की जांचें होगी, टोटल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगी क्योंकि हाइपोकैलेमिया हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, कहीं हार्ट पे अफेक्ट ना हो इसलिए ईसीजी करवाएंगे, ICD-10 का क्राइटेरिया देखेंगे, और सब्सटेंस एब्यूज क्योंकि लेक्सेटिव है तो वो उसको एब्यूज करेंगे ताकि बार बार क्या हो पेट साफ कर सके, तो उसकी वजह से क्या होगा उनमें सब्सटेंस एब्यूज के साइन और सिम्टम देखने पड़ेंगे, एंजाइटी के देखने पड़ेंगे, साथ ही साथ मूड डिसऑर्डर के भी देखने पड़ेंगे, और सिजोफ्रेनिया के सिम्टम भी देखने को पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इनके अंदर होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब ट्रीटमेंट साइकेट्रिक है तो न्यूरोलेप्टिक्स इनको देंगे, एपेटाइट स्टिमुलेंट देंगे ताकि इनकी भूख लगे, एंटी डिप्रेसेंट, कहीं डिप्रेशन में रहेंगे क्योंकि बॉडी इमेज को लेंगे तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे। और थेरेपीज की अगर बात करें तो इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, और उनको फैमिली को समझाना पड़ेगा इसलिए फैमिली थेरेपी। तो यहाँ पे अपना पूरा ये टॉपिक पूरा होता है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। थैंक यू। साइकेट्रिक में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ईटिंग डिसऑर्डर है, वो है बुलिमिया नर्वोसा। यहीं पे मैंने पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर बताया था कि वो क्या करेगा, मुंह में उंगली डाल के क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में, लेकिन बहुत रेयर केस के अंदर होता है, लेकिन उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो मेजर फैक्टर है इसके अंदर यही होगा कि जो पेशेंट होगा जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है वो क्या करेगा, बहुत सारा खाना खा के फिर हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो क्या करेगा, या प्रॉब्लम होने की वजह से वो वोमिटिंग कर लेगा मुंह में उंगली डाल के। तो इसके अंदर मेन फोकस उसके ऊपर रखेंगे, न कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो अब अपन शुरू करते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, बीइंग ईटिंग, पेशेंट लगातार खाता ही रहता है, उसको सेंस ऑफ ईटिंग रहता ही नहीं है, और फिर उसके बहुत ज्यादा ईटिंग के बाद भी उसके अंदर क्या है, गिल्ट, बहुत सारा खाना खाने के बाद उसको गिल्टी फील होगा, वो ह्यूमिलिएशन फील करेगा, उसमें डिप्रेशन आएगा, और साथ ही साथ सेल्फ कंडेमिनेशन करेगा, खुद की ही काट करेगा। ये सारी चीजें देखी जाती है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर।
और इसके अंदर पेशेंट क्या करता है, कंज्यूमिंग लार्ज पोर्शन ऑफ फूड, यानी पेशेंट क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा खाना एक साथ खुद खा लेगा, और एबनॉर्मली यानी जो आमतौर पे जितना लोग खाते हैं उससे ही ज्यादा वो क्या करेगा, खाना खाएगा, और क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो सारी चीजें ये करेगा, यानी आमतौर पर लोगों के ब्याह पे वो ज्यादा खाना इसमें खाएगा, वो भी एबनॉर्मली, तुम सोचते रहेंगे अभी तक क्या खा रहा है, वो सारी चीजें। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, ऐसे पेशेंट जब उनको लगता है कि उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया तो खुद मुंह में उंगली डाल करके क्या करेंगे, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेंगे, खुद जानबूझ के उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर लेके आएंगे। अगर वैसे भी नहीं हुआ, उनको लगा बहुत ज्यादा खाना है, तो डाईयूरेटिक्स और लेक्सेटिव लेंगे ताकि उनका पेट साफ हो जाए, और ऐसे पेशेंट डाइटिंग पे ज्यादा रहेंगे और फास्टिंग, व्रत और जो भी चीजें हैं वो रखेंगे। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो इटियोलॉजिकल फैक्टर ये है कि ये मोर कॉमन इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी अगर किसी में पहले बुलिमिया से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर वो था तो उनमें भी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अल्टर्ड सीरोटोनिन इन ब्रेन, अगर सीरोटोनिन लेवल अगर ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है तो वो क्या करेगा, ईटिंग डिसऑर्डर और दूसरे साइकेट्रिक प्रॉब्लम कॉज करेगा। फैमिली डिस्टरबेंस अगर है तो भी वो कॉज करेगा मूड डिसऑर्डर को। क्यों, अगर फैमिली क्या है, डिस्टरबेंस है, सही तरीके से लोग एक साथ उठने बैठ रहे हैं, पेरेंट्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, घर में क्लेश है, तो वो क्या करेगा, खाना खाने पे ज्यादा जोर देंगे। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ऐसों में, कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, अगर कोई सेक्सुअली अब्यूज हुआ है या उसका रेप हुआ, हरेसमेंट हुआ, तो वो खाना अपने सिर्फ फोकस खाने पे ही रखेगा। और माल एडेप्टिव बिहेवियर भी क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, अगर वो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो अपने आप को कंसाइज करेगा और फोकस रखेगा ईटिंग डिसऑर्डर पे। स्ट्रगल फॉर कंट्रोल, वो हमेशा ये स्ट्रगल करता रहेगा कि कैसे भी करके वो इस चीज के ऊपर ना ज्यादा खाना ना खाए, उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, और वो खुद के ऊपर ही ब्लेमिंग और वो सारी चीजें अपने ऊपर रखेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि ऐसे पेशेंट परसिस्टेंट सोर थ्रोट, यानी कि उनका क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, रीजन बार बार प्रोजेक्टाइल, खुद वॉमिटिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जो भी फ्लूइड है वो बाहर आएगा, हाइपर एसिडिक फ्लूइड बाहर आएगा, और उसकी वजह से उनका मुंह खारा सा रहेगा, और हर्टबर्न भी होगा क्योंकि अंदर एसिड है, एसिड बाहर इसोफेगस के थ्रू वो बाहर आ रहा है, तो यहाँ की जो झिल्ली है, जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, जो वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, उसमें स्कार आ जाएंगे, और हर्टबर्न वाली चीजें भी इसमें होगी। कोलाज्ड ऑन, यानी उनके क्या हो जाएगा, गट्टे बन जाएंगे या जुड़ जाएंगे, कहां पे, उनके जॉइंट, बैक ऑफ हैंड, जो बैक के साइड वाली है यहाँ पे उनके ज्यादा पेन होगा, और साथ ही साथ उनके क्या कंकस, जो उनके जॉइंट है वहां पे ज्यादा उनको देखने को मिलेगा। टूथ डिस्कलरेशन, बार बार एसिडिक फ्लूइड पेट के अंदर से आने की वजह से उनके दांतों का कलर चेंज हो जाएगा, एसिडिक है तो वो खराब करेगा, उनके मसूड़े भी खराब होंगे, और उनके एनिमल्स है, जो इनेमल्स है, जो दांत है, वो भी क्या, उसमें क्रैक यानी दरारें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी लॉस ऑफ डेंटल कैरीज। ईटिंग लार्ज फूड देन अदर्स, ये बहुत ज्यादा खाना खाएंगे आमतौर पे जो लोग खाते हैं उनसे ज्यादा। और लेक ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल, ऐसे वाले लोगों में सेंस ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता कितना खाना खाना है, कैसे खाना खाता है, और वो खाते रहते हैं। फिर भी वो क्या है, थिन, पतले दिखेंगे, लेकिन लोगों जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उनके ब्याह पे ये थोड़ा सा हल्के से फैटी दिख सकते हैं, और नॉर्मल बॉडी फिजिक देखने को मिलेगी, इनमें ऐसा डिसऑर्डर वाली चीज सामने नहीं आएगी, पतले ही रहेंगे। एब्डोमिनल गैस्ट्रिक पेन, उनके क्या गैस्ट्रिक पेन होता रहेगा, रीजन आपको पता है, बार बार प्रोजेक्टाइल मूवमेंट की वजह से क्या है, स्टमक भी तो ऐसा जूसिंग करता रहता है, जब मिक्सिंग करेगा तो सडनली वो जब फ्लक्चुएट होता है और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती तो एपिगैस्ट्रिक पेन भी होगा यहाँ पे। एमनोरिया फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि फ्लूइड बार बार बाहर आ रहा है तो उसकी वजह से उनके बॉडी फ्लूइड है वो भी कम होगा, और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। और डिस्टॉर्चर्ड बॉडी इमेज, उनकी बॉडी क्या है, डिस्टॉर्चर्ड दिखेगी। सेंस ऑफ गिल्ट उसमें होगा, फर्स्ट एड वो दिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। और पुअर इंटेक कंट्रोल, वही अपने सेंस ऑफ कंट्रोल है तो पुअर इंटेक ऑफ कंट्रोल। विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, ऐसे लोगों के ऊपर पीयर प्रेशर होता है और उसकी वजह से वो बार बार क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे और फैमिली वालों के साथ ज्यादा मीटिंग नहीं करेंगे। और फ्रिक्वेंट वेटनिंग, कहीं उनका वजन बढ़ तो नहीं रहा है, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, बार बार खुद को नापेंगे, तोलेंगे कि आज मेरा वजन कितना बढ़ा, खाना खाने के बाद कितना बढ़ा, कल कितना था, आज कितना है, वो सारी चीजें उसके बारे में मैटर करेंगे।
डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इस चीज को फोकस रखो कि बार बार वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो मेडिकल चेकअप होगा उनका क्या, अपर जीआईटी ट्रैक्ट यानी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का होगा, और वो उनके रिगार्डिंग डिसऑर्डर के बारे में जैसे अल्सरेशन, ब्लीडिंग, वो सारी देखने को मिलेगी। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, क्या क्या होता है वो तो साइकेट्रिक में किसी में करना पड़ता है। और लैब जांचें करवाएंगे, और लैब जांच में उनका सीरम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखेंगे, ब्लड की जांचें सारी होगी, ग्लूकोज देखेंगे और ईसीजी भी करवाई जाएगी। और ICD-10 का क्राइटेरिया जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहेगा। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो साइकोथेरेपी, TCS दिया जाएगा, ये SSRI सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये भी दिया जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो क्या करता है खुद मदद करते हैं या खुद जैसे लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ उनको जोड़ा जाएगा ताकि वो सेल्फ हेल्प कर सके। और हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि हार्ट बर्न और वो सारी चीजें हो रही है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, बार बार प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी वो कर रहे हैं, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कर रहे हैं, और अपने एसिड की वजह से यहाँ पे बर्निंग या ऐसे अल्सर उनके हो सकते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे अपने एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा क्या हो जाता है, कंप्लीट। थैंक यू।